गुड मॉर्निंग बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैं आपको पाठ नंबर 3 कृतिका पुस्तक का पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े के प्रश्न उत्तर हल करा रही हूँ। बेटा ध्यान से सुनिए। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे सम्मोहित करने का अर्थ क्या होता है। सम्मोहित करने का अर्थ होता है बेटा मोह लेना। तो लेखिका को किस तरह गंगटोक शहर मोह रहा था, आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक या गंगटोक शहर लेखिका को हृदय से सम्मोहित कर रहा था। वो जैसे गंगटोक की या गंतोक की सुंदरता में खो सी गई थी। वो दृश्य इतने ज़्यादा मनमोहक थे गंतोक शहर के कि लेखिका समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में कैसे करे। वो अंदर तक यानी कि आत्मा तक इस सौंदर्य को अनुभव कर रही थी। जब अपनी बालकनी में खड़े होकर लेखिका ने गंतोक शहर की सुंदरता को देखा तो वह अचंभित रह गई। वह शब्द विहीन हो गई क्योंकि इतनी सुंदरता उसके लिए असह्य थी। रात के समय अपनी बालकनी में खड़े होकर जब उसने गंतोक शहर के घरों में जलते हुए बल्बों को देखा, लाइटों को देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो सारा आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपको हल करना है फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न कि जो गंतोक शहर था ना उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि लेखिका सोच ही नहीं पाए कि उसकी सुंदरता का वर्णन उसे शब्दों में कैसे करना है। दूसरा, उसने उस सुंदरता को अपने शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी अनुभव किया। उस सुंदरता ने उसे शब्द विहीन कर दिया था, यानी कि उसको शब्द मिल ही नहीं रहे थे कि वो इस सुंदरता के बारे में क्या कहे। और रात के समय जब उसने गंतोक शहर की सुंदरता को देखा तो उसने उदाहरण देते हुए कहा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, यानी कि जिस तरह रात के समय आसमान में चमकते हुए तारे नजर आते हैं उसी प्रकार रात के समय लेखिका को गंतोक शहर नजर आया। तो ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट प्रश्न। जो दूसरा है वो है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। मेहनतकश बादशाह क्या होते हैं। मेहनतकश यानी कि परिश्रम करने वाले, बादशाह सम्राट। अब देखो कई होते हैं जो धन संपत्ति के कारण राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत के कारण सम्राट बनते हैं, राजा बनते हैं। तो इसने गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखो गंतोक शहर प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है। इसकी सुंदरता का बखान लेखिका ने लेखिका ने अनेकों उदाहरण देकर किया है। लेकिन गंतोक को हम मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के जो मनुष्य होते हैं वो काफ़ी परिश्रमी होते हैं। महिलाएं दिन के समय अपने नाजुक हाथों से पत्थर तोड़ तोड़ कर अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करती हैं। बच्चे कई कई किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं और फिर आके अपने घर वालों की सहायता करते हैं, पानी भरवा के लाते हैं, लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं और यहाँ तक कि मवेशियों को भी चराते हैं। जो पुरुष होते हैं वो भी बेचारे अपनी कमर पर टोकरी बांधकर सारा दिन मेहनत मजदूरी करते रहते हैं। अब देखो इसमें हमें मेहनतकश बादशाहों के शहर वाले प्रश्न में हमें तीनों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तीनों का उदाहरण देना पड़ेगा कि मैं औरतें क्या करती हैं। बेटे जैसे लेखिका ने इस पाठ के अंदर आपको बताया था कि जो औरतें हैं वो सारा दिन पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, अपने नाजुक नाजुक हाथों से वो पत्थर तोड़ती हैं, फिर उनकी ज़िंदगी का निर्वाह होता है। बच्चे कई कई किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है इसलिए पैदल चलकर स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से आने के पश्चात अपने माता पिता की सहायता भी करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो भी सुबह होते ही अपनी कमर पर
डोको कहा जाता है, जिससे जो पीछे टोकरी बांधी जाती है, बांधकर सारा दिन मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। तो इन सभी बातों के कारण गंगटोक को हम मेहनतकश बादशाहों का शहर कह सकते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना। पताकाएं क्या होते हैं? छोटे झंडे। किन अलग अलग अवसरों की तरफ संकेत करता है? इसमें आपको बताना है कि जो श्वेत और रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं वो किन किन अवसरों की तरफ संकेत करता है, यानी कि श्वेत पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं और रंगीन पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं। देखिए बेटा, इसका उत्तर इस तरह से लिखना है आपको कि गंगटोक सिक्किम शहर में बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग रहते हैं। जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। बौद्ध धर्म के को मानने के कारण जब भी किसी बुद्धिस्ट के यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं वे फहराई जाती हैं ताकि उस मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। अब श्वेत पताकाओं का तो आपने समझा कि जब भी किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाते तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं वे लगाई जाती हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि 108 श्वेत पताकाएं लगा दी बेटे, उनको उतारा नहीं जाएगा, वे खुद ब खुद कभी बारिश में कभी धूप में खुद गल के खुद खत्म हो जाएंगे। और रंगीन अवसर, जैसे मैदानी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति किसी भी शुभ काम को करने से पहले पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, पूजा अर्चना यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार पहाड़ों में बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस कार्य की शुरुआत में वे रंगीन पताकाएं फहराते हैं। यानी कि रंगीन पताकाएं वे उनके द्वारा फहराई जाती हैं और इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। श्वेत पताकाओं की तो संख्या निश्चित होती है ना बेटे कि 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन रंगीन जो होती है वो अपनी इच्छा अनुसार। आप देखिए, हमें भगवान को खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई 11 रुपये का चढ़ाता है, कोई 21 का, कोई 101 का, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये रंगीन पताकाएं भी इच्छा के अनुसार ही फहराई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, जितेन नागरे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, लिखिए। जितेन ने सिक्किम की प्रकृति, यहाँ पे आपको नेचर बताना है, वातावरण बताना है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कि पहाड़ हैं, मैदानी इलाका है, नदियाँ हैं, क्या हैं, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी वहाँ की, ठीक है। और जो जनजीवन के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो ये क्वेश्चन 3 पार्टों में डिवाइड होगा आपका। जो पहला पार्ट है हमारा, पहले हम वो करते हैं सिक्किम की प्रकृति। सिक्किम की प्रकृति के बारे में, सिक्किम की प्रकृति, अब प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होता है वातावरण। क्या होता है प्रकृति? वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है। तो जितेन नागरे जो कि लेखिका का ड्राइवर और गाइड दोनों ही था, उसने सिक्किम की प्रकृति के बारे में लेखिका को बताया कि सिक्किम की प्रकृति या सिक्किम का मौसम बड़ा सुहावना होता है। यहाँ पर सर्दी के समय काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन अप्रैल के महीने में प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में अब कमी आई है। जगह और यहाँ पर जो सिक्किम का भौगोलिक वातावरण, कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर फूलों से भरी हुई वादियाँ हैं, कहीं पर पहाड़ बिल्कुल हरे हरे कालीन ओढ़े हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कहीं पर पहाड़ों पर इतनी हरियाली है कि हमें लगता है जैसे पहाड़ों ने हरे रंग का कालीन या कंबल ओढ़ लिया हो। कहीं पर पहाड़ बिल्कुल वीरान है, यानी कि पहाड़ों पर कोई वृक्ष पेड़ पौधा नहीं है। वे उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो पहाड़ों पर किसी ने प्लास्टर कर दिया हो। पहले सिक्किम की प्रकृति बड़ी ही सुहानी है, वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, लेकिन स्नोफॉल के कारण,
लेकिन प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल में थोड़ी कमी आई है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वह सिक्किम पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पर फूलों से भरी हुई वादियाँ हमें दिखाई देती हैं। ठीक है बेटे, अब जनजीवन के बारे में बताना है आपको। जनजीवन कैसा है? वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, मेहनत करके खाने में विश्वास रखते हैं। बच्चे कई कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। महिलाएं दिन के समय पत्थर तोड़कर अपने दिन उसका जीवन का निर्वाह करती हैं। तो पुरुष भी वहाँ मेहनत करने से नहीं कतराते। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बड़े पेट वाला हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वे ज़्यादातर शारीरिक श्रम करने में विश्वास रखते हैं। तो बेटा देखिए, इसमें 3 थे। सिक्किम की प्रकृति, मौसम सुहाना है, भौगोलिक स्थिति पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जनजीवन जो है वो संघर्षमय है। दिन रात संघर्ष करके ये बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करते। तो इस तरह से हमने आज इस पाठ के जो हैं वो कितने प्रश्न हल किए हैं। इस पाठ के हमने 4 प्रश्न अभी तक हल किए हैं। ठीक है, तो इसका 5वां प्रश्न देखिए आप। इसका 5वां प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी? यानी कि लॉन्ग स्टॉक में जब एक जगह थी लॉन्ग स्टॉक, वहां पे लेखिका गई तो उसके ने जब प्रेयर व्हील को देखा, जब जितेन नागरी ने उसको बताया कि प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो लेखिका को क्या अनुभव हुआ, उसको सारे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों लगी, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को, प्रेयर व्हील को देखकर लेखिका को लगा कि हम भारतीय बड़े ही भावनात्मक होते हैं। हम चाहे कितने ही शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम भगवान में अपनी आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार मैदानी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति गंगा मैया में नहाने से सारे पापों की मुक्ति की धारणा अपने मन में बिठाए हुए हैं, उसी प्रकार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि प्रेयर व्हील को घुमाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर लेखिका ने भारतीय लोगों की आस्था और उनके विश्वास को प्रकट किया है कि भारतीय लोग शिक्षित और शिक्षित होने के पश्चात, साक्षर और शिक्षित होने के पश्चात भी भगवान में अपनी आस्था, अपना विश्वास और धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी रुचि को नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार बेटा हमने इस पाठ के कुल 5 प्रश्न यहाँ पे हल किए हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि 5 ही प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बाकी हम कल की क्लास में हल करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो दोबारा से इस पाठ को पढ़े और स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर हल करने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या किया। पहला हमने बताया कि गंतोक शहर की सुंदरता को देखकर लेखिका शब्द विहीन हो गई थी। उसकी सुंदरता का वर्णन वह शब्दों में करने में बिल्कुल असमर्थ थी। उसने उस सुंदरता को आत्मा से अनुभव किया था। दूसरे प्रश्न में हमने बताया कि गंतोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग संघर्षमयी प्रवृत्ति के होते हैं। वे संघर्ष करने से नहीं चूकते। वहाँ के सभी व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, खास करके औरतें। वो दिन भर पत्थर तोड़ती हैं और अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करती हैं। बच्चे भी वहाँ पर काफ़ी मेहनती प्रवृत्ति के पाए जाते हैं क्योंकि वे कई कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई कई किलोमीटर के दायरे में केवल एक स्कूल पाया जाता है। वे पढ़ने के साथ साथ अपने घर का काम भी करते हैं, जैसे मवेशियों को चराना, लकड़ी के गट्ठर लाना। ठीक है। और तीसरा प्रश्न था कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लहराना। बेटे, जब भी किसी बुद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, और जब किसी धार्मिक कार्य की शुरुआत करनी होती है तो वहाँ के व्यक्ति रंगीन पताकाएं फहराते हैं। रंगीन पताकाओं की कोई संख्या नहीं होती, लेकिन श्वेत पताकाओं की संख्या 108 निश्चित होती है।
फोर्थ जो है वो क्वेश्चन था कि सिक्किम की प्रकृति बड़ी ही सुहावनी है, वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका होता है, यहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, ताज़ी बर्फ़ का आनंद जो है सैलानी ले सकते हैं। यहाँ के व्यक्ति बड़ी संघर्ष में प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्तों का निर्माण करते हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और पांचवा है हमारा प्रश्न कि हम भारतीयों के बारे में लेखिका ने इस प्रश्न में या इस वाक्य में स्पष्ट किया है कि हमारी भगवान के प्रति आस्था और विश्वास कभी भी कम नहीं होते। स्थान जैसे पहाड़ या मैदान हमारे भगवान के प्रति आस्था को कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, हम दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। ओके बेटा, बाकी प्रश्न जो हैं हम अपनी अगली कक्षा में हल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।